Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are on the part 39 of the lecture series of daily 10 questions. हमने जून 2013 का पेपर 2 कंप्लीट कर लिया है और अब जो है हम पेपर 3 से स्टार्ट करते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID NTA_net_economics. यहाँ पे आपको डेली जो है क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी जो है वो और भी बेटर वे से हो सके. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? हु इज़ वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल. ऑस्ट्रियन स्कूल के फाउंडर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन हमें क्या है? W.S. जेवॉन्स. ऑप्शन बी हमें क्या गिवन है? लियोन वॉलरस. ऑप्शन सी हमें क्या गिवन है? नक विक्सल. और ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है? कार्ल मेंगर. तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होगा? किसे हम फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल के नाम से भी जानते हैं. देखते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन. तो कार्ल मेंगर जो है वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी लिखी है 1871 में और उन्हें ही ऑस्ट्रियन स्कूल के फाउंडर के नाम से जाना जाता है. सो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट होता है, कार्ल मेंगर. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? फॉर सब्सटीट्यूट्स क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में हमारी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो कैसी होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी सब्सटीट्यूट में होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होती है. मतलब रिलेटेड गुड्स में हम क्रॉस इलास्टिसिटी को देख सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन हमें क्या गिवन है? पॉजिटिव होगी. ऑप्शन बी हमें क्या गिवन है? नेगेटिव. ऑप्शन सी हमें क्या गिवन है? 0. और ऑप्शन डी क्या है? ऑलवेज लेस देन 1. तो सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी. अब पॉजिटिव कैसे होगी इसे हम समझते हैं. सो द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द डिमांड फॉर वन गुड इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीजेज. समझते हैं हम इसे एक एग्जाम्पल से. मान लो आपने एक एग्जाम्पल लिया है टी एंड कॉफ़ी का. अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी ना. तो यही केस शो करता है सब्सटीट्यूट गुड्स और दिखाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या? पॉजिटिव. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? रिजर्वेशन वेज मीन्स. रिजर्वेशन वेज का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए क्या है? फेयर वेज एट विच वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क. बी क्या है? सब्सिस्टेंस वेज एट विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क. सी क्या है? मिनिमम वेज एट विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क. और डी क्या है हमारा? मैक्सिमम वेज एट विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क. तो रिजर्वेशन वेज का मतलब क्या होता है हम समझते हैं. तो रिजर्वेशन वेज का मतलब होता है द लोवेस्ट वेज रेट एट विच अ वर्कर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर जॉब. इतने मिनिमम वेजेस की हाँ इससे कम में तो नहीं मानेगा. इतने तो मिनिमम चाहिए ही एक लेबर को काम करने के लिए. तो वो मिनिमम वेजेस जिस पे एक इंडिविजुअल रेडी होता है टू डू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब, टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. सो ऑप्शन सी जो है हमारा मिनिमम वेज एट विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क वो है करेक्ट होता है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ. जो हमारा इकोनॉमिक रीजन है प्रोडक्शन का उसमें क्या क्या है? ए हमें क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स. पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है. बी हमारा क्या है? नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स. सी हमारा क्या है? मिडल ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स. और डी हमारा क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स. तो कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा? समझते हैं हम इसे कि इकोनॉमिक रीजन कौन सा होगा. तो इकोनॉमिक रीजन अगर हम समझें तो ये एक कॉस्ट ओरिएंटेड थ्योरी है जिसने डिफाइन किए हैं ये रीजंस, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन कहाँ लाई करता है. जहाँ ऑप्टिमल फैक्टर का क्या मतलब होता है? जहाँ बेस्ट यूज़ किसी चीज़ का, एफिशिएंटली यूज़ करना किसी चीज़ को. तो ये कॉस्ट ओरिएंटेड थ्योरी एक रीजन को, एक एरिया को डिफाइन करती है कि ये एरिया है जहाँ पे हम ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन लाई करते हैं. ये सर्व करता है एज अ मैप ऑफ रीजन ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्शन. और इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ
आइसोक्वेंट्स, जितने भी आइसोक्वेंट्स बनते हैं वो नेगेटिवली स्लोप्ड बनते हैं। ये एरिया है वो शो करता है कि हमारे ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन इसी एरिया में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो इकोनॉमिक रीजन कौन सा होता है हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट का, जो शो करता है नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी कैसी होती है। ए क्या है हमारा, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीपर इनपुट फॉर डियरर इनपुट। बी क्या है हमारा, द रेट एट विच द इनपुट, इनपुट कौन से हमारे लेबर और कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेड, हम इन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सी क्या है हमारा, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट रेशो टू अ चेंज इन इनपुट प्राइस रेशो, इनपुट रेशो के चेंज में हमारा इनपुट प्राइस रेशो में कितना चेंज आया है उसको मेजर करना। डी क्या है हमारा, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट प्राइस एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीपर इनपुट, जो हमने इनपुट लगाया उनके प्राइस और जो हमारे चीपर इनपुट्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स, उसको मेजर करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, ये समझते हैं हम, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द इलास्टिसिटी ऑफ रेशो ऑफ टू इनपुट्स टू अ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेशो ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, हम ये यहाँ पे रेशो किसके लिए जाते हैं, टू इनपुट्स का रेशो लिया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट के रेशो के रिस्पेक्ट में, एमपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन रेशो ऑफ टू इनपुट यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन देयर प्राइसेस। उन दो इनपुट्स के रेशो में क्या चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पॉन्स में, कि उनके प्राइसेस में क्या चेंज आया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनपुट रेशो टू अ चेंज इन इनपुट प्राइस रेशो। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, इन गेम थ्योरी मॉडल स्ट्रेटजीज इंक्लूड, गेम थ्योरी जो मॉडल होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो इंक्लूड होती है। ए हमारा क्या गिवन है, द पोटेंशियल चॉइस टू चेंज द प्राइसेस। सेकंड हमारा क्या है, टू डेवलप न्यू और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। थर्ड हमारा क्या है, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। और फोर्थ क्या है हमारा, टू बिल्ड एक्सेस कैपेसिटी। तो गेम थ्योरी मॉडल में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती है, कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे। हमारे पास कोड्स गिवन है, हमें इन कोड्स में से बताना है कि कौन सा कोड है वो करेक्ट है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, गेम थ्योरी मॉडल में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगती हैं, उस चीज़ को समझते हैं हम। सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, आउटकम के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, द स्ट्रेटजीज ऑफ गेम थ्योरी आर क्लासिफाइड एज प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजी, डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, मिनी मैक्स स्ट्रेटजी और मैक्सिमम स्ट्रेटजी। ये सारी स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती है। अब ये स्ट्रेटजीज होती क्या हैं, प्योर स्ट्रेटजी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्योर स्ट्रेटजी का मतलब होगा जहाँ पे जो है जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो आ जाएगा प्योर स्ट्रेटजीज के केस में। और अगर हम मिक्स स्ट्रेटजी की बात करें तो मिक्स स्ट्रेटजी के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएंगी ताकि पॉसिबल आउटकम निकल सके। नेक्स्ट जो हमारी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चूज करेगी कि उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे की स्ट्रेटजी से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। तीसरी हमारी मैक्सिमिन स्ट्रेटजी। मैक्सिमिन स्ट्रेटजी क्या होगी, मैक्सिमिन स्ट्रेटजी हमारी वो स्ट्रेटजी होगी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज करेगी किसकी प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रॉफिट की, ताकि उसका डिग्री ऑफ रिस्क भी जो है वो रिड्यूस हो सके। अगर आपने सुना हो तो मार्केट में क्या बोलते हैं, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना आप ज़्यादा रिस्क लोगे तभी आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा तो प्रॉफिट कैसे अर्न होगा। मिनीमैक्स स्ट्रेटजी में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो अपना लॉस कम से कम करना चाहता है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है, मतलब यहाँ पे वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे वो अपने
प्राइसेस को चेंज करना चाहेंगे, न्यू या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, नई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करना चाहेंगे। ये सारी स्ट्रेटजीज ही तो हैं जो वो लाना चाहेंगे ताकि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो हमारे करेक्ट होते हैं, मतलब ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेरेटो ऑप्टिमम इंप्लाइज। पेरेटो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, क्या इंप्लाई करता है ये? ए क्या है, ए रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच अ पेरेटो इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। बी क्या है, अ रिसोर्स एलोकेशन इन विच सोशल इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। सी क्या है हमारा, अ रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच एटलीस्ट वन इज बेटर ऑफ एंड नोबडी इज वर्स ऑफ। और डी क्या है हमारा, अ रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच देयर इज नो पेरेटो इंप्रूवमेंट। तो चारों में से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा? अगर हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी का कंसेप्ट देखें तो ये कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आया है, ये कहाँ से इंक्लूड किया जाता है, इसको मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पेरेटो का मतलब क्या होता है, पेरेटो ऑप्टिमल का मतलब होता है जहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन हो, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सेड टू बी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल बोला जाएगा, पेरेटो ऑप्टिमल बोला जाएगा रिसोर्स एलोकेशन को। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं अगर हमारी रीएलोकेशन होती है, इफ देयर इज अ रीएलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन की अगर रीएलोकेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन की रीएलोकेशन हो रही है तो उससे इकोनॉमिक यूटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स को वो यूटिलिटी मिलनी चाहिए। और दूसरे हाउस होल्ड की ऐसा नहीं है कि हम यूटिलिटी डिक्रीज कर दें, दूसरे हाउस होल्ड्स की यूटिलिटी हम डिक्रीज नहीं कर सकते, मतलब एक को अच्छा करने के लिए हम किसी और का बुरा नहीं करेंगे। तो पेरेटो एफिशिएंसी इंप्लाइज दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन मोस्ट इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर बट डज नॉट इम्प्लाई इक्वालिटी एंड फेयरनेस। An economy is said to be in Pareto optimum state when no economic change can make one individual better off without making at least one other individual worse off. ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को खराब करते हैं अपने आप को अच्छा करने के लिए। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा, रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच एट लीस्ट वन इज बेटर ऑफ एंड नोबडी इज वर्स ऑफ। ठीक है, अगर हम नॉन पैरिटियन एलोकेशन की भी बात करें, ये भी समझ लेते हैं एक बार। तो नॉन पैरिटियन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, जहाँ पे हम एक हाउस होल्ड की यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट रिड्यूसिंग द यूटिलिटी ऑफ एनी अदर, किसी और की यूटिलिटी को बिना रिड्यूस करे हम एक की यूटिलिटी, एक हाउस होल्ड की यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन बिजनेस सेट्स आउटपुट बिफोर द अदर बिजनेस डू इज। एक बिजनेस सेट करेगा आउटपुट और उसके बाद कोई और करना चाहे तो करेगा। ठीक है, उसको देख के कोई और करे, किसी और के करने से पहले ऐसा नहीं है कि कोई और कर ले उसके बाद मैं करूँ, नहीं। सो ये कौन से मॉडल में आता है, कोर्नोट ओलिगोपोली मॉडल, बेरट्रांड ओलिगोपोली मॉडल, सी स्टैकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल, और डी क्या है, चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल। तो यहाँ पे ओलिगोपोली क्या आया है, ओलिगोपोली का मतलब यही होता है ना कि जहाँ पे फ्यू फर्म्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, कार्टेल फॉर्म होगा, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, मिलके प्रोडक्शन ये डिसाइड करेंगे कितनी आउटपुट निकलेगा, क्या प्राइसेस रखेंगे, तो इसलिए ओलिगोपोली आया। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे कौन से ओलिगोपोली मॉडल की बात की जा रही है। अगर हम समझें तो कोर्नोट एज्यूम क्या करता है, दैट ईच फर्म सेट्स इज आउटपुट साइमल्टेनियसली नॉट नोइंग बट द अदर विल डू। ये यहाँ ये नहीं देखेगा कि दूसरा क्या कर रहा है, कोर्नोट ने कहा है कि यहाँ पे सब साइमल्टेनियसली आउटपुट जो है वो सेट करेंगे। लेकिन जर्मन इकोनॉमिस्ट हेनरिच वॉन स्टैकलबर्ग ने इस मॉडल को और आगे फॉरवर्ड बढ़ाया और 1934 में अपना मॉडल दिया, और उन्होंने क्या कहा, सपोज करो दैट वन फर्म इज लीडर एंड सेट्स इज आउटपुट फर्स्ट। एक फर्म लीडर है और उन्होंने अपना आउटपुट सेट कर दिया, एंड देन द अदर फर्म रिएक्ट एंड सेट इट्स आउटपुट। अब दूसरी जो फर्म है उसकी देखम देख अपना आउटपुट जो है वो सेट करेगी। ये मॉडल क्या एज्यूम करके चलता है, दैट द लीडर एक्सपेक्ट द फॉलोअर हाउ टू रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कोर्नोट रिएक्शन कर्व। लीडर जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि फॉलोअर कैसे रिएक्ट करेगा, किसके बेसिस पे, उसके कोर्नोट रिएक्शन कर्व के बेसिस पे, कि जैसा उसके लीडर ने रिएक्ट किया है उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा बाद में।
तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन हमारा सी जो है स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल यहाँ पे सही होता है। ये ओलिगोपोली मॉडल क्या कहता है कि अब यहाँ पे लीडर ने अपना आउटपुट सेट कर दिया, उसके बाद वो अदर बिजनेस जो है वो अपने आउटपुट को सेट करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है। अब हमारी एजर्शन क्या दे रखी है यहाँ पे, संक कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन। जो संक कॉस्ट जो होती है वो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए रेलिवेंट नहीं है। और इसका रीजन क्या दे रखा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेज इज जीरो, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए वो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए रेलिवेंट नहीं है। नीचे आपके कोड्स गिवन है, कोड हमें दे रखे हैं कि क्या दोनों सही हैं एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा हमें क्या दे रखा है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सी हमें क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और डी हमें क्या दे रखा है, आर इज करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट। तो हम समझते हैं सबसे पहले संक कॉस्ट होती क्या है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो समझते हैं, द संक कॉस्ट आर द कॉस्ट ओनली इन अकाउंटिंग सेंस। सिर्फ ये अकाउंटिंग सेंस में ली जाती है, इसका इकोनॉमिकली सेंस नहीं होता। बिकॉज दीज आर कॉस्ट that the producer cannot recover by renting or selling the productive resource। उस रिसोर्स से ना तो वो रेंट करके कमा पाएगा, ना उसे बेच के कमा पाएगा, ना उसे सेल करके कमा पाएगा। तो इसलिए इसकी जो सेंस है वो सिर्फ अकाउंटिंग सेंस है। ठीक है, सपोज करो एक फर्म ने ना एक मशीनरी, एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी, कस्टम डिज़ाइन पीस जो है वो परचेज कर लिया। अब इसका उस काम के अलावा कोई और अल्टरनेटिव यूज़ ही नहीं है। तो अब उसने जो परचेज करी है मशीनरी, उसके प्राइस क्या है, वो हमारी संक कॉस्ट हो गई, उसकी कोई अल्टरनेटिव यूज़ है ही नहीं। अब संक कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो जनरली रिलेट करता है इक्विपमेंट से या फिर लेबर से भी कई बार कर सकता है, दैट इज़ ऑलरेडी इन प्लेस्ड और जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ ना हो। अब उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, ना बेचने से ना उसको रेंट करने से कोई भी हमें इनकम होने वाली है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इसलिए संक कॉस्ट हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होता है, दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब चले अगर हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैचअप पे बेस्ड है। लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं कुछ टर्म्स और लिस्ट 2 में हमें जो गिवन है वो इकोनॉमिस्ट के नाम गिवन है कि किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी बात कही है। सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो क्या गिवन है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड सोलोली बाय द फैक्टर्स ऑपरेटिंग ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द लेबर मार्केट। अकॉर्डिंग टू, किसने कही है ये बात कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है वो डिटरमाइन करेंगे सिर्फ कौन, वो फैक्टर्स जो सप्लाई साइड पे काम कर रहे हैं, सप्लाई साइड ऑफ लेबर मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बात कही है। तो ए का जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, द टर्म क्लासिकल वाज कॉइन्ड बाय, ये तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी काफ़ी बार करवा रखा है आपको कि क्लासिकल टर्म जो है वो किसने क्वाइन की है, तो वो है हमारे कार्ल मार्क्स। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट सही होगा इसका। चलते हैं हम थर्ड पे, द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन वाज यूज टू डिराइव द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बाय। जो हमारा क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जब हम एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन निकालते हैं। तो ये कहने वाले थे हमारे जेएम केन्स। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, ए लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन वाज यूज्ड बाय। लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन किसने यूज़ किया था, उसका केन्जियन इकोनॉमिस्ट ने यूज़ किया था। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर में इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ ताकि जब मैचअप आए तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। अब ये सारे ही मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस ईयर में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो बार बार सुना करें, ताकि अगर आप बार बार सुनेंगे उन चीज़ को तो आपको याद रहेगा, आपको उनकी एक्सप्लेनेशन याद रहेगी, जिससे आपको फर्दर वो बेनिफिट काफ़ी करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड बाय सोलोली बाय द फैक्टर्स ऑपरेटिंग ऑन द सप्लाई साइड ऑफ लेबर मार्केट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल टर्म किसने क्वाइन की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी।
क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन वाज यूज्ड टू डिराइव द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये किसने कहा था? जे एम केन्स ने कहा था। अ लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन किसने यूज़ किया था? केन्सियन इकोनॉमिस्ट ने यूज़ किया था। और अगर हम इसके कोड्स देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा डी जो है वो करेक्ट होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। Thank you very much everyone. Please be safe and healthy and share with your friends who are preparing for NT NET economics. Take care. Bye bye.